अर्थशास्त्र का सबसे पहला चैप्टर है, क्या है? अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास। तो विकास का इतिहास हो या भूगोल हो या ज्योग्राफी हो, सबसे पहले समझना है कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र को समझने से पहले क्या होगा, सबसे पहले समझें कि अर्थ क्या होता है। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब जैसे कि किसी बात का अर्थ नहीं, अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमिक्स के अंदर पैसा। तो अगर बोला जाए पैसे का क्या, कैसे पैसा खर्च कर किया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसा लिया जाता है, कैसे पैसा दिया जाता है, यानी कि ये जो चैप्टर्स अगर पढ़ा जाए या पूरा ये जो अर्थशास्त्र अगर पढ़ा जाए तो इस पैसे के विनिमय के अंदर, एक्सचेंज के अंदर पूरा लगभग आपका घूमते रहता है। यानी अर्थ का अध्ययन, यानी पैसे के अध्ययन को ही हम लोग एक तरह से कह सकते हैं अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि कहा जाता है ना कि पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है और उससे भी बहुत बड़ी बात नहीं है खर्च कर देना, लेकिन कमाने के साथ, खर्च करने के साथ साथ पैसा को बचा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई करोड़ों कमा रहा है लेकिन नहीं बच रहा है, कोई लाखों कमा रहा है नहीं बच रहा है, लेकिन कोई हजारों कमा रहा है फिर भी उसमें से बचा ले रहा है, उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो पैसे का, और हमारे अगर कहा जाए हमारे बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे घर की जो माँ होती है वो अर्थशास्त्र का, भले वो किताब पढ़ी नहीं है लेकिन उसका हिसाब किताब होता है। उसको अगर 500 रुपया दो तो ओकरों में से क्या कहते, कहो कि बाजार से होके आओ, तो ओकरों में से 700 रुपया 50 रुपया बचा ही लेगी। भले अपने पति को ना बताए कि 50 रुपया बच गए, लेकिन बचा लेगी जरूर। उसको पता है कैसे हिसाब किताब। हम और आप सामान खरीदने जाएंगे तो तोल मोल बहुत कम करेंगे, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, 10 रुपया के सामान को ना 2 रुपया में खरीद के चला आई तो फिर क्या, ये उसका होता है। तो ज्ञान, और अर्थशास्त्र का ज्ञान कहीं से सिर्फ रट के नहीं आता है, कुछ दुनिया को देख के, दुनिया को समझ के भी इसका ज्ञान आता है। तो अर्थशास्त्र का जो अध्ययन होता है वह जो क्या कहते हैं, इस पैसे का जो लेन देन, खर्च, कमाना, बचाना, ये सारी चीजों का अध्ययन ही कहलाता है क्या, अर्थशास्त्र। अब तो डिफिनेशन के रूप में समझते हैं कि अर्थशास्त्र एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया क्या होता है, यानी अर्थशास्त्र क्या है, एक क्या है, ढांचा है, ओवरव्यू। मतलब ढांचा का मतलब होता है कि जो आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रिया क्या है। अगर आगे चल के आप लोग 11th में जाएंगे, कॉमर्स से जाएंगे, तो वहां पर 2 चीजें पढ़नी होती है या यहीं पे ही पढ़नी होगी। मनुष्य जो होती है 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आप जो आके पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, काम है, क्रिया है ना। लेकिन इसके लिए आपको कोई पैसा दे रहा है? क्या दे रहा है पैसा? कोई नहीं। आके घर अगर आपको कि जो बेटा पढ़े, जय में पढ़े तक, जैसे बचपन में होता होगा आप लोग के मम्मी पापा भी गाता है जय में ना, तो उन्हें समय तक 5 रुपया देबो चॉकलेट खाला, ठीक है, तो पैसे के लोभ में। लेकिन जो माँ या बाप अगर क्या कहते बच्चों को पैसा दे दे कि इस तरह से बिगाड़ रहे हैं, उसका जीवन, उसका बच्चा जो है बड़ा गड़बड़ जाएगा जी। तो आर्थिक क्रिया का मतलब हुआ कि आप जो आ रहे हैं लेकिन आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं मिला, तो है तो मानव के द्वारा की गई क्रिया लेकिन उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा, तो क्या हो गया, अनार्थिक क्रिया। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्री में, नहीं, मुंह लटकाओ नहीं पगनी गए, पैसा तो इतना बोले पड़ता है, पैसा तो लेवे ना करेंगे जी। तो वो क्या हुआ, आर्थिक क्रिया। हम भी क्रिया कर रहे हैं, आप भी क्रिया कर रहे हैं। आप पढ़ाने का काम, पढ़ने का काम करें, हम पढ़ाने का काम करें, लेकिन क्रिया तो हो रही है। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है, हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमको पैसा मिल रहा है, ये हो गया आर्थिक क्रिया। अगर कोई व्यक्ति सेवा के भाव से करता है कोई काम, उसके लिए अगर कोई पैसा नहीं मिलता है तो उसे अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। और जो कोई कार्य पैसा के व्यू से किया जाता है, पैसा कमाने के व्यू से, तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। एक कोई अगर कोई बुजुर्ग रोड पे खड़ा है, उसको आप रोड टपा देते हैं, तो क्या बुजुर्ग आपको पैसा देता है? कोई बच्चा खड़ा है उसको टपा देते हैं, क्या वो पैसा देता है? नहीं। लेकिन वहीं पर वो क्या कहते हैं, किसी स्कूल का गार्ड जो होता है वो बच्चे को या बुजुर्ग को टपाता है, उसका काम है उसको टपाना, ठीक है, तो वो क्या है, आर्थिक क्रिया। उसके लिए आर्थिक क्रिया, लेकिन हम जो किए उसके लिए आर्थिक क्रिया नहीं है,
उसी प्रकार से अगर आप क्या कहते हैं किसी स्कूल में किसी जगह पे क्या कहते हैं पढ़े नहीं तो चपरासी तो बनिए जाइएगा, ठीक है। तो चपरासी बनिएगा तो उसको पानी पिलाना होगा, लैट्रिन साफ करना होगा, उसके लिए क्या मिलेगा? पैसा। अरे आज के डेट में बिहार में बउआ लैट्रिनो साफ करे वाला नौकरी मिल जाता है ना तो कहता भगवान से भेंट है कि जान लो, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है? आर्थिक क्रिया। लेकिन घरे वाला टॉयलेट अगर साफ करते हैं या मम्मी या पापा को पानी देते हैं तो मम्मी पापा पैसा देती है? देती है? स्ट्राइक करो, नहीं काम करेंगे, हमको आर्थिक क्रिया करना है, आर्थिक क्रिया नहीं करना है, प्योर प्रोफेशनल बनो। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है क्या कि आर्थिक क्रियाओं का ढांचा अर्थशास्त्र में पढ़ना है, यानी कैसे पैसा लिया जाता है, कैसे पैसा दिया जाता है, कैसे पैसा खर्च किया जाता है, कैसे पैसा बचाता है, ये सारे ढांचों का अध्ययन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र के अनुसार। अब आता है ब्राउन के अनुसार अर्थशास्त्र आजीविका का अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका यानी कि हम लोग क्या होता है जीवन में जीने के लिए क्या होता है, जीविका उपार्जन के लिए चाहिए पैसा। हम कहें कि क्या कहते हैं भगवान जैसा कहे कि बैठल रहेंगे, हे प्रभु प्रभु तो पेट भरिए देंगे, तो क्या पेट भर जाएगा? बिना कर्म किए क्या कहते हैं किसी का पेट भरने वाला है जी? भीखों मांगे वाला अगर भीख ना मांगे बैठल रहे तो उसको पेट भर जाएगा? वो भी एक कर्म कर रहा है, तो बिना कर्म किए हुए आपको नहीं होगा। तो अर्थशास्त्र क्या है? आजीविका का उपार्जन के लिए किया जाने वाला एक प्रणाली, यानी कि पैसा कमाने के लिए किया जाने वाला एक प्रणाली है। फिर उसके बाद बोला गया आर्थिक क्रिया क्या है, तो हमने अभी बताया हमारे वे सभी क्रियाएं जिससे हम अपने आय प्राप्त करते हैं, यानी कि क्या कमाते हैं? माल पानी कमाते हैं, है ना। तो जो कमाते हैं वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? तो आज से आप लोग घर पे स्ट्राइक कीजिए, काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो काम नहीं। हाँ अब की सही पकड़ा है, बंदा तेज है, पैसा को पकड़ रहा है, पैसा नहीं तो काम नहीं। तो जैसी कहेगा ना तो पापा करे पैंट खोल, सब हम बढ़ाओ, शर्ट खोल, जो उघारे हमारा थोड़ा सा काम है। तो सेवा करवाओ, जैसे बाबा उबा के सेवा करते होगे, बाबा कहते होंगे पैर दबा दे, उंगली दबा, तब 10 रुपया देवो तो आप 10 रुपया में तब कोई सुनबो नहीं करता, 50 रुपया देवो तो 100 रुपया देवो तो करबो ना करबो, देवो हम पैसा खाली तो कहा कि देवा। आनंद उसी करता है, मिलते रहता है साइड से ना, जब सेवा टहल करते रहते होगे ना जी। वही बोला गया कृषि उद्योग है, व्यापार है, परिवहन है, हर जगह जो भी क्रियाएं करते हैं हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर डॉक्टर सभी आर्थिक क्रिया करता है। टीचर्स बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं सेवा के भाव से करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जो पैसा कमाने के लिए करता है उसे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रखा। हम जैसे है पैसा कमाने के उद्देश्य से है तो आर्थिक क्रिया है। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं हमको आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं अनार्थिक क्रिया में बदलता है, पढ़ाते हैं पैसा नहीं देता है तो वो अपने आप आर्थिक क्रिया क्या हो जाता है? अनार्थिक क्रिया में बदल जाता है। तो उसके लिए संतोष करते कि जाए दो, उसके लिए आर्थिक क्रिया नहीं किए थे, है ना। आगे की ओर चलते हैं। उपनिवेश क्या होता है? तो जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, ऐसे शासित देश के शासक को क्या कहते हैं? उपनिवेश कहा जाता है। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। जैसे कहने का मतलब भारत की बात की जाती है, भारत लगभग 200 साल क्या किया? अंग्रेज का गुलाम रहा। कभी मुगलों का गुलाम रहा, कभी अंग्रेजों का गुलाम बहुत रहा, क्योंकि यहाँ लोग जो है ना खाई के पीछे ज़्यादा बौराता है। जो पेट के पीछे बौराएगा ना वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब उसकी अलग चीज़ है, मैटर है, वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस समझते हैं क्या उपनिवेशक क्या होता है। तो जो व्यक्ति, जैसे कि मान लेते हैं हम ये इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, हम यहाँ पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद क्या होता है उसके लिए पैसा लेते हैं, लेकिन इस पूरे फर्म को खोलने के लिए हमको किसी से पैसा लेने की जरूरत पड़ गई कि हमको 2 लाख रुपया का उधार दीजिए, सूद पे दीजिए, हम कोचिंग खोलना चाहते हैं। अगले व्यक्ति ने 2 लाख रुपया हमको दे दिया, कोचिंग चल रहा है, लेकिन वो कोचिंग का क्या कहते, भले हम देखने में मालिक लग रहे हैं लेकिन जो 2 लाख रुपया देकर कोचिंग खुलवाए मालिक वही ना है। वो कहेगा कि आज बंद कर दो, हमको बंद करना पड़ेगा। उस बच्चे को निकाल दो, तो हम कहें कि ना निकालेंगे, तो कितना 2 लाख रुपया ये होगा ना, तो कहें कि मालिक जो कहिएगा वही होगा,
है ना। यानी कि उपनिवेशक जो होता है कहीं ना कहीं देखने में तो लगता है कि वो व्यवसाय कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस फर्म का, उस देश का, उस स्थान का वो मालिक बन बैठा होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया उसे क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। जो इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। और जो करता है उस पर करने के प्रणाली को उपनिवेश कहते हैं, जो करता है उसे उपनिवेशक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अर्थशास्त्र की संरचना कैसे हुई। तो बोला गया अर्थशास्त्र की संरचना, बोला गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना 3 भागों में बांटी गई है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक। यानी कि 3 क्षेत्र है इसका अर्थशास्त्र का। पहला क्षेत्र के अंतर्गत समझते हैं क्या होता है, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। बोला गया है क्या कि आप लोग जो क्या करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, जैसे कि लोग कोई धान उपजाता है, ठीक है, आपके चारों ओर क्या है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में क्या है, खेत है, पानी है, पानी चलाने के लिए बिजली है, ये सारे संसाधन है। उसका उपयोग करके क्या आपने उपजाया, चावल गेहूं उपजाया ना, तो ये भी एक संसाधन है। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, पशुपालन। आप गाय भैंस खरीद के पालते हैं, बकरी खरीद के पालते हैं, कुत्ता खरीद के पालते हैं। कुत्ता से कैसे फायदा है, चल जाओ सोनपुर मेला में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार का कुत्ता बिक रहा है, 1-1 लाख का कुत्ता है बिक रहा है। ठीक है, आपका क्या होता है, बकरी पालन सबसे बेस्ट उद्योग है। एगो बकरी लाओ क्या कहते हैं और 6 महीना में क्या कहते 3 बकरी बनाओ, 10 हज़ार का बकरी वो कितने हज़ार में हो जाएगा 6 महीना में, 30 हज़ार। 20 हज़ार बेच दो, फिर 10 हज़ार का 30 हज़ार, करते करते देखो। और कभी कभी कोई हित नाता आ गया तो बस छपका दो, अब भूंज भांज के सही, है ना। तो कहने का अर्थ होता है कि वैसा उद्योग जो से क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, जैसे मछली पालन को भी कर सकते हैं। लोगों ने क्या किया, गड्ढा, खेत है आपका, गड्ढा खनवा दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, मछली का जीरा ले आया, यानी छोटी छोटी मछलियों को ले आया, उसको डाल दिया, उसमें अंदर खाना पीना देते रहा, बड़ा हो गया, तो 1 ग्राम के मछली क्या कहते हैं 1 किलो के हो गया, 100 गुना बढ़ गया, अब मात्र 2 से 3 महीने में, तो कितना बचत हुआ। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। ये सभी क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रिया, क्योंकि सब पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। तो जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन करके पैसा कमाया जाता है, तो उसे अर्थशास्त्र की किस श्रेणी में रखा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या है भाई, तो वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को दूसरे अंतिम प्रकार में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, जैसे कि आप क्या किए, मछली क्या किए, पोसे, पाल के वो मछली बड़ा हो गया। जब पाल के वो मछली बड़ा हो गया तो मछली को क्या कीजिएगा, सब खाइए जाइएगा, बेचे। तो बेचने के लिए आप क्या कहते हैं, आप ही मछली जाइए और आप ही मछली बेचिए। तो आपको बाजार चाहिए, बाजार में आपको दुकान चाहिए, तो आप अपना क्या कहते हैं, मछली का तालाब देखिएगा कि दुकान देखिएगा। तो आप क्या कीजिए, 100 किलो मछली वहां से तालाब से निकाल के लाए और किसी दुकानदार को आपने 100 रुपये किलो बेच दिया। वहां पर हम जैसे क्या कहते हैं राक्षस लोग गए और बोले कि भाई मछली हमको खरीदना, उसने 160 रुपये या 150 रुपये खरीद लिया। तो उस व्यक्ति को कितना का फायदा हुआ, पर केजी 50 रुपया। तो एक व्यक्ति ने बेचा, दूसरे ने खरीदा और तीसरे ने भी खरीदा, लेकिन एक ने खरीदा बेचने के लिए और दूसरे ने खरीदा खाने के लिए। तो जो बीच का बिचौलिया होता है, जो वस्तुओं को किसी से खरीद के थोड़ा सा बढ़ा के बेचता है, जैसे कि हमारे गांव बाजार में सब्जी वाले अगम कुआं से सब्जी लाए हैं और गौरीचक में खरीद के आपको बेच दिए, तो क्या हुआ, बिचौलिया हो गए। तो उसके बोलते हैं कि कौन सा, द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसायी बन जाएंगे। अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, सेकंड वाले क्या कहते हैं, एरिया के अंतर्गत, यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र को ही हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तीसरा क्या है, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के लिए उत्पादन सहायता गतिविधियों में सहायता करने या सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब अगम कुआं से क्या कहते हैं, कीर्ति लाई क्या कहते हैं 100 किलो सेव,
कि सब अकने खा जाएगी, हमनी के देगी, मगनी में नहीं देगी। तो ये लाई और हम लोग पैसा से खरीद के खाए। लेकिन क्या एकरा ही कौची था, वहां से हनुमान जी फेंक दिए कि यहाँ आ गया, बीच में गाड़ी था ना। तो वो परिवहन सेवा जो लाने का काम करता है और आपको देने का काम करता है। तो जो एक होता है कंपनी में बनाया और दूसरे ने बेचा, तो ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, यानी बिचौलिए तक पहुंचाने के लिए बीच वाला जो व्यक्ति होता है, जैसे किसान ने क्या किया, खेत में उपजाया। एक जैसे कि अभी अगर हम लोग के क्षेत्र में क्या होता है, छेमी का समय है, सीजन है। किसान छेमी समझते हो, मटर, हाँ बिल्कुल मटर। तो मटर का समय है। मटर क्या होता है, खेत में उपजाया, उपजाने के बाद लोग जाता है, गाड़ी वाला वहाँ से एक एक गाड़ी खरीदता है और खरीद के क्या होता है, जाके अगम कुआं बाजार में या जहाँ सब्जी का बाजार लगता है वहाँ पे रख दिया, वहाँ पे दाम लगा, बिका, और वो बिक के फिर क्या हुआ, लोकल मार्केट में आया। तो बीच में वो गाड़ी वाला क्या किया, बिचौलिया का काम किया, सामान को लेना बेचना। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में जो व्यापार का काम करता, क्योंकि अब मान लेते हैं आप अगम कुआं से या कहीं से सामान लाते हैं, ठीक है, तो क्या पैसा आप देखिए हो, कभी फ्लिपकार्ट पे आप कभी सामान खरीदे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर अगर दिखाएगा 500 रुपया, लेकिन जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर कीजिएगा तो उसमें 25 रुपया क्या कहते हैं सर्विस चार्ज लेगा ना। तो बिचौलिया क्या कर रहा है, वहाँ से यहाँ लाने का अपना भाड़ा ले लेता है। इस तरह से सामान बिक गया। तो बिचौलिया भी एक तरह का व्यापारी ही होता है, अर्थशास्त्र का ही पाठ होता है, जिसे हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब उसके बाद आता है विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग 1901 में क्या कहते हैं व्यवसाय में अर्थशास्त्र में योगदान किए थे, 47 के आधार पर, और 2007 के आधार पर हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये किसके लिए काम आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए, कि प्राथमिक क्षेत्र 1901 के आधार पर कितना उसका अर्थशास्त्र का मतलब योगदान था, तो 63.6, यानी कि धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट गया है ना। उसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र का क्या हो गया, योगदान बढ़ गया है, और सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है जी। यानी बीच वाला जो ड्राइवर है खूब पैसा कमाता है, तोर सामान खावा हम अहिया बेचे, तोर सरे चाहे गले, उससे क्या हमरा तो भाड़ा चाहिए। इन होता है जी कि आपका सामान रास्ता में चुरा जाएगा, यही लोडे किए थे, सड़ जाए गल जाए। मान लेते हैं हम वहाँ से अगम कुआं से खरीद के गोलचक में ला के बेचते हैं, और बेचने के बाद क्या होता है, वहाँ से जैसे ही उतारे और आधा बिके आधा सड़ जाए, तो कहेंगे कि आधे पैसे वाले ड्राइवर को तो आधा लेगा, उसको तो पैसे से मतलब है ना। तो आगे की ओर चलते हैं, अर्थशास्त्र के प्रकार। तो क्षेत्र हम लोग समझे, संरचना समझे। तो विश्व में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था पाई जाती है। विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहला हमारा है क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो वह अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या है वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवा वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, यानी वैसी व्यवसाय की अर्थव्यवस्था जिसका मालिक कोई एक खास व्यक्ति हो। जैसे हमारा एक क्लासेस है, हमने पूंजी लगाया, बच्चों को पढ़ाया, जो भी टीचर्स रहे, तो जो पैसा आ रहा है, तो इसके मालिक सोनाली क्लासेस के ऑनर कौन हुए, हम हुए। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुआ। इससे सरकार को हमको कोई लेना देना है, नहीं लेना देना है। आप अपना दुकान खोले और दुकान खोल के क्या कहते हैं, आप सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है सरकार को देना पड़ रहा है, नहीं। हाँ, टैक्स के रूप में देना वो अलग चीज होता है। वो तो आप क्या करते हैं, इस देश में है तो देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है, जैसे कि आप पुलिस प्रशासन होती है। अब होता है ना कि सर कोई बच्चा पूछ देता है कि टैक्स क्या क्यों देंगे, हम चलाते हैं, हम क्यों टैक्स भरें। तो टैक्स नहीं भरिएगा तो आपको कोई मारता है तो थाना में जाते हैं, आप मारता है तो एसपी के यहाँ जाते हैं, आपको कोई समस्या आता है तो बीडीओ के यहाँ जाते हैं। तो वो सब फ्री में बैठे, वो सबको पैसा कहाँ से आएगा। सरकार के पास कोई पेड़ नहीं ना है कि वहाँ से तोड़ के सबको पैसा दे रहा है। हमारे आपसे क्या करेगा, उस सर्विस के बदले में टैक्स लेता है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं
और पढ़ाने के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, उस तरह से सरकार आपको ये सारी सुविधाएं दे रही है, उसके बदले क्या ले रहा है? टैक्स ले रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है क्या, लेकिन तो अलग चीज होता है। लेकिन अगर हमारा एक दुकान है, हम उसमें सामान बेच रहे हैं और बेच के और उसके मालिक हम ही हैं, हम ही को प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो उस तरह की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? पूंजी अर्थव्यवस्था। यानी कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी कंपनी में अपना पैसा लगाता है, किसी बिजनेस में पैसा लगाता है, और उसके हानि और लाभ दोनों के लिए वही व्यक्ति जिम्मेवार होता है, उससे अगले व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता है। तो उस तरह की व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस तरह की अर्थव्यवस्था कहाँ पे चलती है? हमारे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा, या ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, चौथा ऑप्शन क्या रहेगा आपका? इनमें से सभी। तो उसको कर दीजिएगा। आगे पीछे हो गया? अच्छा चलो, ज्यादा आगे पीछे ना हुआ, अपने से आगे हो गया ना। चलिए, अगला आता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो वह अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि वहां पर कोई भी आप सामान खरीद बिक्री करते हैं तो उसका मालिक कोई एक पर्सनल व्यक्ति नहीं होगा, उस सब पे अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। मान लेते हैं कोचिंग से चलाते हैं, कोई दुकान खोले हुए हैं, तो वो क्या कहते हैं? सरकार से पूछ के ही चलाएंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे लिए नियम भी जो तय करेगा वही करेगा। किसान जो अगर कोई फसल उपजाएगा तो उसका रेट भी सरकार ही तय करेगा। तो इस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि क्या कहते हैं? पूरी तरह से सही नहीं है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? तो चीन में है, क्यूबा में है। तो सामान मेरा, रेट दूसरा कोई क्यों लगाए? हमारे मेहनत का हिसाब अगला कोई लगाएगा? तो ये जो व्यवस्था है, ये क्या कहते हैं, जो होता है वो पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी तो होता है कि सामान मेरा, तो हमको मनमानी हम 10 रुपया का सामान को 30 रुपया में बेचेंगे, ये भी गलत है। तो कुछ हद तक समाजवादी व्यवस्था भी सही है और वो भी गलत है, और कुछ वर्ष तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी सही है और वो भी गलत है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर गलत नहीं रहता तो पूंजीवादी का जिसका मन करे, मान लेते हैं कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं और यहाँ पर हम 500 रुपया का जगह पे प्रत्येक बच्चा का 5000 फीस रखे और नियम बना ले कि गौरीचक के कोई लड़का गौरीचक से टपलक तो गोरे छाड़ देंगे। ये क्या हुआ? रंगदारी हुआ, शासनशाही हुआ। ये तो जबरदस्ती है ना। उसको जहाँ मन करेगा वहाँ जा सकता है, वो 500 रुपया में भी पढ़ सकता है, 5 रुपया में भी पढ़ सकता है, या 5 लाख देके पढ़े। किसी को कोई तो जबरदस्ती का नहीं ना होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? एक व्यक्ति अपनी मनमानी करता है। अब क्लासेस में गोल्ड ज्यादा लंबा दूर जाने की गोल्ड में चले जाइए तो कहीं पे 10th का कुछ फीस है, कहीं पे किसी का पीछे कुछ फीस है। लेकिन जहां तक हम जानते हैं पूरे गोल्ड में सबसे कम फीस होगा तो मेरा होगा, पूरे गोल्ड में, कि इससे भी कम कोई रख ले जी, रख ले है। लेकिन जहां तक हमको पता है फीस मेरा सबसे कम रहता है। लोग भले बदनाम करता है कि सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे कम फीस हम लेते हैं। अब आता है कि दोनों व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, जब कुछ खासियत है, तो क्यों ना दोनों व्यवस्था को मिला दिया जाए। शनिचर का दिन होगा तो उस दिन खिचड़ी बना दिया जाए। तो उस दिन क्या किया गया? समझ लो कि समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था को मिला के एक और व्यवस्था बना दिया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर कुछ हद तक क्या कहते हैं, सरकार का अधिकार हो और कुछ हद तक अपना भी अधिकार हो। तो उस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि हमारा भारत, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स वगैरह हैं वो सरकारी भी है, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो प्राइवेट्स भी हैं, बहुत सारे मेडिकल्स भी हैं जो क्या कहते हैं सरकारी भी है, और बहुत सारे क्या कहते हैं अस्पताल हैं जो प्राइवेट्स भी हैं। तो जिसको मन है जहां वो अपनी आज़ादी से अपना जीवन जी सकता है, जहां पर सरकारी फर्म भी हो, प्राइवेट फर्म भी हो, किसी व्यक्ति का अधिकार वाला भी फर्म हो और किसी का सार्वजनिक रूप से भी हो। तो उस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे भारत में है और फ्रांस में भी है। भारत में तो हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर है, और बहुत सारे स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल में आप लोग पढ़ते होंगे तो वहां पर पैसा देते हैं, महीना न देते हैं, फॉर्म भरना। अब तो फॉर्म का भी पैसा यार, अब बोनाफाइड भरा के पैसा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन फॉर्म वगैरह का जैसे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है
उसके लिए जैसे फॉर्म अगर फ्री में भर जाए, नहीं ऐसा समझते हो अगर कि एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ। लोग कहता है ना कि फ्री में पढ़ाइए सर, उसका बहुत अच्छा होता है। तो मंगनी का चीज़ बहुत जो होता है ना, वही बेकार का चीज़ होता है। मंगनी का चीज़ उसको वैल्यू नहीं लोग देता है। मंगनी में जा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे थे हम क्लासेस में, उसको पैसा नहीं लेते थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे को पढ़ाए हैं और पढ़ता भी है, ठीक है। तो उस बच्चे को पैसा नहीं लेते थे, तो कभी, और अभी नहीं पढ़ रहा है बहुत पहले, तो कभी करे वो मन करे तो उसका 4 बजे से क्लास रहता था। तुम लोग के टाइम में 10th का ही बच्चा था, 9th का बच्चा था, तो कभी 4 बजे आए, कभी 3:30 में आ जाए, कभी 5 बजे आए, जब मन करे वो आ जाए। उसके जब एडमिशन था तो उसके कोई किसी का पैर भी लगा कि बहुत आर्थिक रूप से कमजोर, उसको पढ़ा दीजिए सर जी, उसको कम ले लीजिए। तब तो जाइए, आर्थिक रूप से कमजोर, उसको पैसे नहीं दीजिए, पढ़ने दीजिए। लेकिन पैसा न लेने का मतलब उसको डिसिप्लिन तोड़ने का अधिकार दे दिए हम। तो बच्चा ऐसे ही करने लगा। वो उसको क्या किए, एक दिन देखते देखते 1 महीना के बाद क्या कहे कि तुम बुआ आप जाओ बाहर रहो, 3:30 से क्लास है, 4 बजे से क्लास है, तो 4 बजे तुमको एंट्री ले लेना है, नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं रख पढ़ाएंगे। उसकी मम्मी आई, बोली कि सर ऐसा ऐसा बात है। हम कहे कि ऐसा कोई नियम नहीं है, जब मन करे 2 दिन आए, 2 दिन नहीं आए। अंत में वो बच्चा बोला कि क्या कहते हैं कि अब नहीं करेंगे सर ऐसी गलती। उसकी मम्मी भी बोली कि नहीं गलती करेंगे। फिर बच्चे का एडमिशन फिर से ले लिए, बच्चा फिर से पढ़ा, और क्या कहते हैं उसके अंदर सुधार आया। तो फ्री का चीज़ लोग फ्री जैसा समझता है। गार्जियनों सोच रहा है पैसा नहीं लग रहा है, जेब में तो जो, न जेब में तो न दो। तो पैसा भी लगना जरूरी होता है हर व्यक्ति को। तो उस दिन से हमने सीखा, पैसा लेंगे, फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, उसके बदले कुछ न कुछ लेंगे। हाल ही फिलहाल में एक बच्चा आया था मेरे पास, इधर से जुहारपुर साइड से। तो बोला कि हम बोले कि बउआ रे तो क्या कहते हैं किस क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे ही साइड से। तो उससे पूछे कि पिछला साल हमको सर 10th में क्रॉस लग गया है, तुम पढ़ने जाती हो? तक कि नहीं सर, गार्जियन मना किया कि घर से पढ़ो, थोड़ा सा पैसे का दिक्कत। हम कहें कि बउआ तुम आओ और 2 महीना है ये है, ताकि पढ़ो, तुमको अलग से कोई पैसा नहीं देना है, और फीस के रूप में बस तुम हमको वो क्या कहते हैं महंगा वाला ना सस्ता वाला क्या कहते हैं एक लड्डू ला के खिला देना, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बात की बात है, तो बाकी आगे का इच्छा आगे का सोचा जाएगा। वो बच्चा क्या कहते हैं फिर भी मेरे पास नहीं पढ़ने आया। तो पूछे कि उसको बोले तो नहीं आए, तो ये कहती है कि सर कि ना हम ना जा ऐसे कैसे जाएंगे। तो हम कहेंगे तो मत जाए, घरे रहे। सिंपल सी बात है, आपको गार्जियन कह रहा है पढ़ने के लिए नहीं दे रहा है, हम पढ़ने के लिए आपको रास्ता दे रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो मंगनी का चीज़ मगनी ऐसा सोचता है लोग। अगर उसका अहमियत समझे तो क्या उसको हम फ्री में पढ़ा रहे तो अलग से पढ़ा रहे तो उसको जहाँ अभी जैसे पढ़ाते तो बैठे रहते, तो जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे वो पढ़ती। किसी का क्या कहते हैं ज़्यादा कम करके रहे, तुम 100 रुपया देने वाले हो तुम कम समझो, तुम 400 रुपया देने वाले तुम ज़्यादा समझो, ऐसा कोई नियम है? नहीं है। तो ये चीज़ें तो आदमी जो होता है उसका अर्थ नहीं समझता। जिसको कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसका अहमियत नहीं समझता। अगर उसको पाने में थोड़ा कष्ट होता है ना तो समझ में आता है कि ये पाने में कितना कष्ट हुआ है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग पैसे का उतना अहमियत नहीं समझते होंगे, लेकिन जिस दिन अगर पैसा आप कमाने लगेंगे तो पैसा खर्च करने में माया लगेगा। आपको लगेगा कि बाप रे इतना दिन मेहनत करते हैं, 33 रुपया कमाते हैं, खर्चा करते हैं। अभी पैसे का महत्व नहीं समझते हैं, अभी उस पर प्रेशर भी नहीं लेना है, लोड भी नहीं लेना है, अभी सिर्फ और फिर एजुकेशन पे ध्यान देना है। लेकिन पैसे का महत्व वही जानेगा जो पैसा कमाएगा, ऐसे नहीं जानेगा वो। आगे की ओर चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बाद अर्थव्यवस्था का विकास। तो अलग अलग समय में अलग अलग रूप से विकास हुआ। तो आर्थिक विकास के प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक विकास करेगा तो सबसे पहले अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा मेहनत करना होगा, सिंपल सा है। अगर हम 1 घंटा पढ़ाएंगे तो उसके तरह से करेंगे, कोई 4 घंटा। हाँ, कोई कहेगा कि हम तो 1 घंटा में 1 लाख कमा लेते हैं, और तुम क्या कहते 1 घंटा में भी 100 रुपया नहीं कमा पाते हो। तो वो 2 नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, मेहनत के पैसे की बात, ईमानदारी से पैसे की बात कर रहे हैं। ईमानदारी से पैसा, आप जितना मेहनत करिएगा आप उतना पैसा कमाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले 10,000 कमाते थे, आपके घर की जनसंख्या 4 थी, काम चल रहा था, अब 20,000 कमाते हैं, लेकिन घर की जनसंख्या क्या कहते हैं कितनी हो गई, तो 10 हो गई। तो पहले से ज़्यादा खर्च हुआ कि पहले से कम खर्च हुआ?
बताओ जी सोनी कुमारी, कि पहले हमारे पास 10,000 कमाते थे, घर में 4 आदमी था, बढ़िया से चल रहा था। अब हम 20,000 कमाने लगे, घर में 10 आदमी हो गए, तो अब पहले से ज़्यादा खर्च हुआ कि पहले से कम खर्च हुआ? ज़्यादा खर्च हुआ। तो ज़्यादा पैसा कमाने के साथ साथ अगर जनसंख्या भी बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? आर्थिक विकास नहीं होगा। आपको अगर आर्थिक विकास करना है तो जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना है। पहले के लोग क्या कहते थे? हम दो हमारे अनेक, हम दो हमारे अनेक, पहले के लोग कहते थे। जक्कर लाठी ओकर भैंस, जितना लाठी होगा ना उतने मजबूत होंगे। आज भी बहुत सारे लोग इस तरह की सोच को रखते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, क्या कहते हैं? हम दो हमारे दो, लेकिन दो का भी स्लोगन धीरे धीरे हट रहा है, हम दो हमारे एक। ये होना चाहिए, जिससे कि बच्चा पैदा कर देना बहुत सारा नहीं होता, उसके बहुत सारे खर्चे हैं। बच्चा पैदा कर दो, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, एगो बकरी दे दो जो रे चराओ घर, जिम्मेवारी है ना। तो उसके हिसाब, पहले का एजुकेशन सिस्टम का खर्च कुछ और था, आज एजुकेशन सिस्टम का खर्च कुछ और है, बहुत पैसा लगता है। आपको अर्निंग कुछ उस हिसाब से चाहिए। तो वही बोला गया है कि आर्थिक विकास तभी आपका संभव है जब आप जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। हमारा भारत देश आज विकसित बहुत ज्यादा क्यों नहीं हो पा रहा? इनकम तो है, लेकिन इनकम से ज्यादा खर्चा है। कहावत है ना, वो फिल्म देखे होगे, उसका नाम सुने होंगे, टाइटल आमदनी अठनी और खर्चा रुपया। यहाँ पर 10 रुपया कमा रहे हैं, यहाँ पर जैसे तुम ही लोग को लगेगा ना जी कि पैसा वो दिया 500, वो दिया 500, 1000 पर ढेर पैसा है, जेब में देखोगे तो घर जेते तो कहानी खत्म। रोज कुछ ना कुछ डिमांड्स आते रहता है। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो खर्चा तो होगा ही ना। तो वही बोला गया है कि आपको अगर आर्थिक विकास जरूरी है तो आपको सबसे पहले जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहेगा, समावेशी विकास कहलाता है। समावेशी विकास, सिंपल बात है कि अगर किसी घर में क्या होता है, 1 लाख का इनकम आ रहा है महीने का, और किसी के घर के अंदर क्या कहते हैं 5,000 का, 10,000 का इनकम आ रहा है, तो चाहे दोनों के घर के साथ जनसंख्या, किसी के यहाँ 5 है, अगले के यहाँ भी 5 है, तो किसका लाइफ स्टाइल बढ़िया होगा? 1 लाख वाले का लाइफ स्टाइल, रहन सहन, जीने का तरीका, खाने पीने का तरीका 1 लाख वाले का होगा। तो वही चीज बोला गया है क्या कि अगर किसी गांव में, अगर मान लेते हैं सभी लोग अमीर हैं, सबके यहाँ, जैसे मान के चलो सिंपल सा तरीका कि कोई गांव ऐसा हो जहाँ पे हर घर में एगो नौकरी हो, बढ़िया नौकरी हो, तो उस घर में, उस गांव में देखना बढ़िया नाली का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, सबका घर दम चकाचक। कारण क्या है? अगर उसमें से 2-4 घर गरीब भी है, फिर भी क्या कहते हैं, सबका चकचका के हो जाएगा ना। तो कारण क्या है? समुचित विकास। मान लेते हैं कि अगर हम गौरी चक में या किसी गली में रहते हैं, हमारे पास करोड़ों नहीं अरबों रुपया है, और हम चाहें कि किसी क्षेत्र में घर बनाए, बढ़िया सा, क्या कहते हैं, 1 बीघा जमीन लेके उसको बढ़िया सा आलीशान मकान मकाए, लेकिन वहाँ मकान तक रास्ता नहीं है, तो रुपया है तो हम क्या कह गए हैं, अपना पर्सनल रास्ता बना देते हैं, नहीं बन जाएगा। तो अगर उस रास्ते, उस मकान, हमारे मकान तक उस जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते के बीच में जितने लोगों का घर होगा, उस सब घर वालों को आराम नहीं होगा, सिर्फ हम ही को आराम होगा। तो यानी कि एक व्यक्ति विकसित था, उसका वो अपना सुविधा करने के लिए अगला व्यक्ति भी जो उससे जुड़ा है उसका भी विकास हो गया। हमारे यहाँ जो वर्कर, अभी हम मान लेते हैं 10,000 कमा रहे हैं महीने का, और हमारे यहाँ टीचर्स क्या कहते हैं 1,000 रुपया कमा रहा है, हम 1 लाख कमाएंगे तो टीचर्स का 10,000 पेमेंट नहीं हो जाएगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एक अगर विकसित होता है तो उसके जुड़ा हुआ व्यक्ति सारा क्या होता है, विकसित होता है। यानी कि अगर हमारा क्या कहते हैं, अगर हम विकसित होंगे तो हमारा गांव विकसित होगा, हमारा गांव विकसित होगा तो हमारा पंचायत विकसित होगा, हमारा पंचायत विकसित होगा तो हमारा ब्लॉक, और देखते देखते हमारा पूरा देश विकसित होगा। तो विकास का दर जो शुरुआत होता है वो हम खुद से करेंगे। हम देखेंगे फलना के देखे इसकी, चिल्ला के देखे इसकी नहीं, हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे। बदलाव खुद में करोगे तो क्या कहते हैं, कहावत है ना, खुद ही को खुद कर इतना बुलंद कि खुद खुदा कहे बोल तेरी रजा क्या है। यानी अपने आप को इतना अच्छा कर लेंगे कि सामने वाला भगवान अपने आप कहेंगे बोलो तुमको क्या चाहिए, सब कुछ तुम्हारे सामने है। उसके लिए क्या करना होगा? आर्थिक विकास के लिए एजुकेशन का विकास करना होगा बउआ। जब तक शिक्षा नहीं आएगा
लक्ष्मी को अगर बैलेंस में रखना है तो सरस्वती का रखना, क्योंकि लक्ष्मी हाथी के समान होता है, उस पागल हाथी के समान होता है जो क्या होता है, किसी से संभार नहीं खाता। उस पागल हाथी को कौन संभालता है? ऊंट संभालता है। तो सरस्वती ऊंट है और लक्ष्मी हाथी है। जैसे ही आपके अंदर हाथी आएगा, मतलब पैसा आएगा, तो हाथी का क्या कहते हैं, क्या आ जाएगा? घमंड आ जाएगा, और उस घमंड में आप अपना पैसा पूरा बर्बाद कर देंगे। लेकिन ऊंट रूपी क्या कहते हैं, सरस्वती आपके पास होगा तो पैसे को कंट्रोल में ले आएंगे और उससे विकास का रास्ता तय करेंगे, बर्बादी की ओर नहीं जाएंगे। कोई अगर व्यक्ति एक कट्ठा बेच दिया, उसके पास 1 करोड़ आ गया, मियाँ आज उसको अलबलाइल है, लेकिन अगर ज्ञान है तो 1 करोड़ रुपया में वो चाहेगा तो जीवन भर आराम से खाएगा। 1 करोड़ बैंक में जमा करेगा, 1 लाख रुपया महीने का आएगा उसको। 1 लाख रुपया घरे आया तो उसको पैसा का कोई टेंशन है? लेकिन वो 1 करोड़ रुपया जिस दिन आया उसके पास वो अलबला जाता है, कभी ये खर्चा वो खर्चा, और 2 से 3 साल में वो पैसा तुम्हारा खत्म, फिर जहां से चले थे वहीं पे आ गए। तो बोला गया है कि ज्ञान रूपी सरस्वती का होना जरूरी है लक्ष्मी को कंट्रोल करने के लिए। जिसके पास ज्ञान नहीं है, लक्ष्मी उसके पास कभी भी नहीं रहेगी। आगे की ओर चलते हैं। इसके अंदर समावेशी हो गया सतत विकास। तो ब्रूडलैंड के अनुसार विकास की वह प्रक्रिया इसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ियों को देखे अपनी योग्यताओं में समझौता किए पूरी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? सतत विकास। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपने आप को देख रहे हैं, फ्यूचर्स नहीं देख रहे हैं। जैसे कि कई लोग का मानना है आज की नई पीढ़ी का कि अभी पैसा है तो जी लो, कखनी प्राण चल जाएगा, कौन जान रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि ये तो बात सही कर रहे हैं कि पैसा है तो जी लो, खूब एंजॉय कर लो, लेकिन एंजॉय करते करते फ्यूचर्स में आपके पास पैसा नहीं रहेगा, प्राणों नहीं जाएगा। तो अभी तो जितना एंजॉय करे उतना ही कष्ट बाद में होगा। तो ये नहीं कर रहे हैं कि पैसा जमा करने के चक्कर में खाओ ही नहीं, खाओ, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। आपको सतत विकास चाहिए, लगातार विकास चाहिए, तो आप क्या कहते हैं, अभी का भी सोचे और फ्यूचर भी सोचना होगा। जब तक आप अपना फ्यूचर नहीं सोचेंगे तो वर्तमान सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि कल का फ्यूचर कभी न कभी आज का वर्तमान होगा। जो हम सोच रहे हैं कि 10 साल बाद ऐसा होगा, तो 10 साल बाद हमको तो जीना भी तो है। मर गए तो अलग बात होता है, लेकिन अगर जी रहे हैं तो वह 10 साल पहले का भी सोचना है। तो अगर दूरदर्शी अगर होता है, अगर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस नहीं सोचते, रानी लक्ष्मीबाई भविष्य के बारे में नहीं सोचती, तो आज उनको लोग याद करता। तो भविष्य कोई कहता है ना कि कल किसने देखा है, तो बोलना कि क्या कहते वहां पर भगत सिंह कल देखे थे, महात्मा गांधी कल देखे थे। अगर वो कल नहीं देखते ना तो हमारा आज बर्बाद हो जाता। अब तक तो क्या कहते हैं, अंग्रेज हम लोग को चूस चूस के खत्म कर देता, हम लोग को जीना मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो कल देखना जरूरी है। अगर हमको आज सही करना है तो कल को भी सही करना होगा और भूतकाल को देखना होगा। हमारे पूर्वज जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, तो हमारे जो राजा महाराजा थे पूर्वज, वो कल नहीं देखे तो वो गुलाम हो गए। अगर आज हम अपना कल नहीं देखेंगे तो क्या कहते हैं, फिर हम आगे चल के गुलाम हो जाएंगे। तो हमें समझ के चलना। आज खूब ऐश मौज से जी रहे हैं, पैसा खत्म, कोई आपदा विपदा हो जाएगा तो कर्जा लेंगे, उस कर्जा के अंदर दबते चले जाएंगे और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कर्ज लेने से पहले कर्ज चुकाने की क्षमता रखिए तो कर लीजिए, नहीं तो कर्ज भी नहीं लीजिए, तभी जाके आपका विकास हो पाएगा। आगे की ओर चलते हैं। योजना आयोग। तो बोला योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता था। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे और कामकाज की देखरेख के लिए यह उपाध्यक्ष होते थे, जिसकी सहायता के लिए आयोग 8 सदस्य थे। बोला गया कि योजना आयोग सबसे पहले 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। इसका काम क्या था कि देश तो आजाद हो गया। कब आजाद हुआ सोनी, कब आजाद हुआ शिवानी? 47 को देश तो आजाद हो गया। चलिए आज आजाद हुआ माने, अभी सोनी के लिए भी आजाद नहीं हुआ, इसको भी पता नहीं है। तो देश आजाद हो गया, लेकिन अगर आजाद हो गया, लेकिन आजादी के साथ साथ क्या कहते हैं, भूखमरी भी तो आई। अंग्रेज था तो कुछ ना कुछ काम दिए हुआ था, लेकिन जब अंग्रेज चला गया तो आपके पास क्या कहते हैं, भूखमरी भी आई। तो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय चाहिए। तो अब आपने क्या क्या किया, देश के विकास के लिए अब कुछ ना कुछ योजना करना होगा।
हमारे देश में सबसे आसान तरीका था, हमारे आज़ादी के बाद भारतीय लोगों को सबसे अच्छा क्या करने आता था? खेती। सबसे अच्छा वो खेती जानता था। हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान देश था, शुरू से रहा है। तो आज़ाद हुआ तो कंपनियां तो खत्म थी, अंग्रेज चलिए गया, लेकिन कृषि तो औजार था। तो धीरे धीरे अब सिर्फ कृषि से इतना सारा जनसंख्या का पूर्ति हो कैसे हो पाएगा? तो उसके लिए क्या किया जाए? प्लानिंग सरकार ने बैठ के प्रधानमंत्री के निगरानी में, अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जिसमें 8 सदस्य हुआ करते थे, और उनका काम ही था कि देश में नई नई योजनाएं बनाएं जिससे कि देश का विकास हो, और जो गरीबी स्तर के हैं या जितने भी लोग हैं उनका समुचित विकास हो, समुचित विकास हो, किसी का विकास रुके नहीं। और उस विकास की गति को पूरा करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चलाई गई थी। 5 वर्ष की योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना कब लगी? तो 51 में से 56 के बीच में। बताओ रे बउआ, अरे पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1956 में। जे लोला फाड़ देंगे हम, समझे ना, लोले फाड़ देंगे हम। 51 में 56 में दिया है ना। है काहे ला? तोरा कोई गोतिया में था? तोरा कोई मतलब था? हमरा ना मतलब है रे, मारेंगे तो मुंह तोड़ देंगे हम। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो 1951 से 56 के बीच में। 1 जनवरी 2015 को आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया, और कहा गया जो पहले आयोग था उसका नाम बदल के क्या बनाया गया? नीति आयोग। और कब? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जी, ध्यान रखना है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है, यानी कि अगर आर्थिक विकास जो भी हुआ तो जो प्लानिंग करेगा उसको यूटिलाइज करेगा, उसी को ना श्रेय दिया जाएगा। तो आर्थिक विकास का श्रेय जो होता है, ये आर्थिक जो संस्था बनी थी, नियोजन किया गया था, उसी को दिया गया है। ठीक है। और उसने पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना अलग अलग। कौन है? इधर आइए जी, कौन है? किस क्लास में हो? 6। तो लग रहा चीन रहे हैं तुमको। पुलिस से आया जी? बिहार बोर्ड से हो? इंग्लिश बोर्ड से हो? तो क्लास तुम्हारा चलेगा क्या है? 3:30 से 3:30 से कल से आना, ठीक ना? क्या बता रहे थे हम जी? हाँ, आर्थिक नियोजन के बारे में बोला। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना। आर्थिक नियोजन क्या है? जैसे कि अगर मान लेते हैं आपके घर में एक बर्थडे होता है, प्लान किए कि क्या कहते हैं कि इस बार मम्मी पापा का क्या कहते हैं एनिवर्सरी मनाएं। बच्चे सोचते हैं कभी कदार, तो एनिवर्सरी मनाएं। क्या हुआ? कौची हुआ रे? अच्छा, ये ऊपर हो, इस पर में बैठ जाते ना है, लगता है कि इसलिए हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो आप अपने चाहते हैं कि मम्मी पापा का एनिवर्सरी मनाएं, तो किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए तो मम्मी पापा से पैसा मांगिएगा, तो मम्मी पापा के लिए क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं आज के डेट में सरप्राइज। वो तो रहा नहीं, तो मम्मी पापा जान जाएंगे तो हम कहेंगे सब लनपन में बुढ़ारी में हमरा तो कर में अब एनिवर्सरी। मनवा भीतर से रहेगा, गुदर गुदर करेगा कि हो ही जाता तो अच्छा था, लेकिन वो ना 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 काहे, रुपया खर्चा हो जाएगा। तो आपको अगर मम्मी पापा का एनिवर्सरी अगर सरप्राइज करना है तो बउआ धीरे धीरे पैसा जमा करने लगो अपने पॉकेट खर्च से। तो आपको करने का प्लान हुआ, भाई बहन सब मिलकर सोचे कि प्लान किए कि वैसा करना है, तो वैसा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहला आता है कि हम लोग के पास पैसा कितना है। कोई कहा कि हम 500 मिला, एगो बहन कहे कि हमारा 300, वो कहा कि 1000, चलो 3-4 हज़ार रुपया हो गया, आपका बजट तैयार हो गया। अब उसका नियोजन करना हो, कितना केक में लगेगा, कितना क्या कहते हैं उसका ड्रेसिंग में लगेगा, कितना मम्मी के लिपस्टिक में लगेगा, और कितना पापा के क्या कहते हैं फेयर एंड हैंडसम में लगेगा। सब कुछ का प्लान करना होगा ना जी। तो आपके पास जो पैसा आता है, उसी प्रकार से जब देश आज़ाद हुआ
तो देश के पास कुछ ना कुछ तो पैसा था, तो पैसा था तो बिना जाने बिना समझे किसी को मार दिया जाए, किसी को कुछ कर दिया जाए। तो उसके लिए एक प्लानिंग की गई कि आखिर इन पैसों का, इन उपलब्धियों का, इन संसाधनों का कैसे यूटिलाइज करके, उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे कमाया जाए। तो कम से कम में अधिक से अधिक उपयोग करके संसाधनों का अधिक से अधिक फायदा कमाना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। बात समझ में आया? अब उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी काम क्या था? एनडीसी का काम क्या था? कि देश के विकास के लिए सोचना। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, फिर है कोई कार्य, तो परिषद का गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार एवं नियोजन आयोग के बीच में तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था? तो एक ऐसी संस्था थी एनडीसी जिसका काम क्या था कि आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय विकास परिषद के बीच में तालमेल करना। जैसे कि हमने नियोजन किया, आपने प्लान कर लिया। जैसे हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हुए, पिछली बार जब वो बने थे तो उन्होंने 7 निश्चय योजना चलाई थी, जिसके आधार पर था कि गांव में नली गली ढलैया होगा, हर व्यक्ति को मकान मिलेगा, फिर आपको क्या होगा, नल जल योजना चलाया गया, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलेगा, हर गांव में बिजली जाएगा। ये सारी सुविधाओं के बारे में उन्होंने 7 निश्चय योजना चलाई। तो योजना तो चला देंगे, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए जाके आपको अगला आदमी से क्या किया जाएगा? उसके बजट पास करवाना पड़ेगा, तब ना वहाँ से फंड इशू करेगा। टॉयलेट के लिए सरकार ने इशू कर दिया, लेकिन टॉयलेट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए बजट पास करवाना पड़ेगा। सरकार ने भी स्कॉलरशिप को दुगना किया, तो उसके लिए बजट पास करवाना पड़ेगा, होगा ना? पैसा कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं से लेना होगा। तो दोनों के बीच में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर तालमेल नहीं होगा तो क्या विकास हो पाएगा? केंद्र सरकार कहे कि हमरा चाहिए, राज्य सरकार कहे कि हमरा 100 करोड़ रुपया चाहिए फलना विकास के लिए, केंद्र सरकार है कि हम न देंगे, आपके पास है ये नहीं है, तो कहे से कुछ हो जाएगा? आप कहिएगा कि हमरा घरे चाहिए आज नया, हमरा एगो बढ़िया से लेदर वाला क्या कहते हैं पीटर लैंड का जो है एगो बढ़िया जैकेट चाहिए, अब मम्मी पापा के कहिए ना वो पैसा तो लेवा जाएगा? बजट रहेगा तब ना होगा। तो दोनों के बीच में तालमेल, अगर आपको कुछ लेना है, आपको कुछ करना है, तो आपको मम्मी पापा यानी आपके जो गार्जियन और आपके दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर देश का विकास चाहिए तो आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय परिषद दोनों के बीच में एक तालमेल होगा, दोनों की मंजूरी होगी तभी विकास हो पाएगा, अन्यथा सोचने से सिर्फ विकास नहीं होता है। मौद्रिक विकास, इसके अंदर पहला टर्म आता है मौद्रिक विकास के अंदर। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तुओं का लेन देन। हम आपसे क्या लिए? ले लिए क्या कहते हैं, आपसे आटा ले लिए और आटा के बदले हम आपको दे दिए क्या? चावल दे दिए। तो सामान के बदले सामान लेन देन करना ही क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मौद्रिक प्रणाली क्या होता है? मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय, यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में पैसा लिए। आप मार्केट से सब्जी खरीदे, उसके लिए आपने पैसा दिया। यानी पैसा लेके सामान खरीदना या सेवा खरीदना क्या कहलाता है? मौद्रिक प्रणाली कहलाती है। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली क्या कहलाती है? बैंकिंग प्रणाली तो हम लोग जानते हैं, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन। एक क्या होता है? जैसे कहने का अर्थ होता है कि आप सामान खरीदे, आपको 10,000 रुपया देना है, कैश नहीं है, आपके अकाउंट से पैसा है, तो आप क्या करते हैं? चेक काट देते हैं, कहते हैं कि जाके भंजा लीजिए। तो हमारे खाते से या आपके जिसके खाते से जो हमने आपको चेक दिया, तो हमारे खाते से आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या होता है? बीच में एक ऐसा बैंक होता है, बैंक का काम होता है मीडिएटर का काम, कि आपके पैसों को लेकर उसको देना और उसके पैसों को लेकर हमको देना। बीच का काम होता है, उसके लिए वो अपना कुछ ना कुछ टैक्स लेता है, तो उसको बोलते हैं चेक के द्वारा जो करते हैं। जैसे आज हम लोग फ़ोन पे पैसा लेन देन करते हैं, तो क्या उसके लिए बैंक को प्रॉफिट नहीं होता है? बैंक नहीं पैसा लेती है। शुरुआती दौर में पैसा नहीं ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब उसका आदत हो गया तो उसका भी पैसा लेने लगा। हम लोग एटीएम का यूज़ करते हैं, तो एटीएम के लिए बैंक पैसा नहीं लेती है ना? तो उसके बाद बोला है कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग का मतलब होता है सीबीएस सिस्टम। सीबीएस सिस्टम यानी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम।
पहले के लोगों जो थे पैसा अगर ज़्यादा नहीं 50 साल पहले 20 साल पहले चल जाओगे तो आज हम लोग एटीएम के यूज कर रहे हैं या फ़ोन पे यूज कर रहे हैं, सब होता था? नहीं होता था। एक बैंक में पैसा है तो आपको क्या कहते हैं, उसी बैंक से पैसा निकलेगा, दूसरे बैंक से पैसा नहीं निकलेगा। आप जिस बैंक में उसी बैंक में जमा कर सकते हैं, दूसरे बैंक में जमा नहीं करते, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम नहीं था। आज आप कहीं पे जाके किसी भी दुकान, नॉर्मल दुकान पे चले जाते हैं, सीएससी सेंटर पे चले जाते हैं और पैसा जमा कर देते हैं, आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। आप रात के 12 बजे 1 बजे किसी को पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और 12-1 बजे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है ना। तो ये सब कोर बैंकिंग का कमाल है। और उसी का एक रूप है हमारा, क्या कहते हैं, एटीएम होता है, डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड होता है। एटीएम और डेबिट कार्ड लगभग एक होता है। एटीएम और डेबिट कार्ड एक होता है। आपके अकाउंट में पैसा होगा, आप उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, तो आप अपने अकाउंट से, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपया कभी भी आप एटीएम से जाके निकाल सकते हैं। आजकल तो सीएससी सेंटर से अंगूठा निकाल के भी लगाते हैं, है ना जी। अंगूठा बोरो और पैसा खटाक दिख आ जाता है, कोई भीड़ नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना। पढ़ल लिखल सब अनपढ़वा हो गया है आजकल। कोई जाता है बैंक में पैसा निकाले, सीएससी सेंटर पे जाता है, अंगूठा बोर देता है, पैसा निकाल लेता है, छक छक छक, है ना जी। उसके बाद बोला गया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपको सरकार क्रेडिट कार्ड के आधार पर आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं रहेगा, लेकिन लोन के रूप में पैसा देती है। अभी पैसा दे दीजिए और महीने के दिन के अंदर में चुका दीजिए, आपको क्या होगा, कोई भी क्या उसका क्या कहते हैं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं चुकाते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। अब थोड़ा सा पानी लेके आओ, हम पानी पियेंगे तब आगे चलेंगे। आज का पानी है। कार्ड समझ में आया, डेबिट कार्ड समझ में आया, एटीएम समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया वही बोलो। एटीएम का यूज लगभग सब लोग किए होंगे। कितने लोग किए हैं ना? तुम लोग का खाता नहीं है बैंक में? तो खाता होगा, सरकार खूब पैसा देता है। बस अंगूठा लगा लगा के निकालते हो। ये तो पैसा काटे का हो जाता है, सब पैसा खाते पे रख ले हो। 9वां वाला पैसा आया होगा, 10वां वाला पैसा आया होगा, कौची का पैसा। राजा हरिश्चंद्र हूँ, तोरा भी तो अबे न करी था। का तो माँ सब के पैसा एक फिर पैसे नहीं आया। अरे मांग नहीं रहे हैं भाई। आजकल लड़का को देना दे सरकार, बिहार सरकार लड़कियों को तो खूब पैसा दे रहा है, मुझल उझल के ले पैसा, लूट ले और लूट रहा है सब। कभी 10,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000। आप लोग मैट्रिक में पास हो जाइए 75% से, आपको लैपटॉप भी देगी सरकार, 10,000 रुपये देगी। इंटर में पास कीजिए तो आपको 25,000 देगी, लैपटॉप भी देगी। पैसा है, लेकिन पासे नहीं तो नहीं होते हो, यही फेरा है। अब आते हैं आर्थिक विकास की माप। तो हमारा ये हेडिंग है जो भी रहा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर में कि राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं। तो बोला गया है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अविकसित कहलाता है। और जिसका क्या कहते हैं, न अधिक है और न कम है, तो उसे क्या कहते हैं, विकासशील कहलाता है। जैसे कि हमारा भारत, ये विकासशील है, न विकसित है न क्या कहते हैं अविकसित है। हमारा भारत क्या है, विकासशील है। जो इसका आय आता है उतना इसका खर्च हो जाता है, यानी कि इनकम और प्रॉफिट दोनों आपस में बराबर है। प्रॉफिट लॉस दोनों आपस में बराबर, न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है, मिला जुला के देश चल रहा है। तो उस तरह की स्थिति में हम लोग जो है, भारत क्या है, एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो बोला गया है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो एक वर्ष के अंदर जो देश में इनकम आता है, चाहे टैक्स से आए, या कहीं कहीं सरकारी कंपनियां हैं, स्कूल है, अस्पताल है, रेलवे है, ये सारी क्या है, सरकारी चीज़ें हैं। तो अब रेलवे का टिकट कटता है, उसके पैसा। कोई अस्पताल में जाता है तो पुर्जा वगैरह कटता है, 5 रुपया करता है ना, तो उसका पैसा। तो ये सारे पैसों से रोड टैक्स वगैरह आता है, ये सभी पैसों को जोड़ के अगर सरकार का खर्च अगर मान लेते हैं 100 करोड़ है और इनकम भी 100 करोड़ आ रहा है,
तो वह विकासशील की श्रेणी में आएगा। अगर सरकार का खर्च है 100 करोड़ और इनकम है 120 करोड़ 150 करोड़, ठीक है, तो वह विकसित की श्रेणी में आएगा। और जिसका क्या है 100 करोड़ खर्च है और 80 करोड़ 90 करोड़ रुपया क्या है इनकम के रूप में आ रहा है, तो वो क्या होता है अविकसित के क्षेत्र में आ। जैसे कि हमारा यहाँ इधर क्या कहते हैं पाकिस्तान, भूटान, ये सब क्या होता है अविकसित देशों में गिनती में आता है। हमारा भारत जो है विकासशील देशों में आता है, विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। विकसित होने के लिए क्या होगा, देखो कब तक होता है, आशा तो नहीं लग रहा है इस सबके, हालांकि नेता सब बर्बाद कर रहे हैं जी। प्रति व्यक्ति आय, जब राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय होती है। जैसे कि अगर आपको मान लेते हैं कि अगर 100 करोड़ रुपया सरकार को आय के रूप में आ रहा है, इनकम के रूप में, प्रॉफिट के रूप में आ रहा है, और हमारे देश की जनसंख्या भी क्या है 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ के 100 करोड़ से भागा देंगे तो कितना आएगा भागफल, 100 से 100 को भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई है। 100 के 100 से भागा देंगे, देखिए ना, यानी एक व्यक्ति का इनकम 1 रुपया है। अगर क्या कहते हैं आपका प्रति व्यक्ति आय क्या का पूरे देश का मतलब इनकम क्या है 100 करोड़ है और देश की जनसंख्या 200 करोड़ है, तो 100 को 200 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो वहां पर क्या कहते हैं आपका आय 100 करोड़ है, 200 करोड़ जनसंख्या है, तो यानी प्रति व्यक्ति आय जो है जब उसको भागा देंगे 100 को 200 से तो 2 हो जाता है, यानी कि उसको उल्टा भागा देना होगा। यहाँ पर कैसे देना होगा, 100 को 200 से, तो ये क्या हो जाएगा लगभग दशमलव में आ जाएगा, यानी कि अब आपका क्या हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय नहीं है, वो कर्ज में चला जाता है। तो हमारा देश उस समय एक मेजरमेंट में है, अभी लगभग एक व्यक्ति पर जो कर्जा है लगभग कितना 1000 के आसपास ही, कितना के आसपास में कर्जा है, वो अमीर नहीं है। अब सोचो कि कर्जा कैसे, हम तो कर्जे न लिए, कर्जा कैसे है। तो ये जो देश है, आप लोग जो जैसे कोरोना काल आया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो क्या है विदेश से, वर्ल्ड बैंक से देश को चलाने के लिए उधार लेते हैं। तो देश को चलाने के लिए उधार ले रहे हैं, तुम्हारे पापा अगर उधार ले रहे हैं तो कर्जा के चुकाएगा, पापा है, जब तक पापा चुकाएंगे, पापा चल जाएंगे तो अगर बेटा चुकाएगा। तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं अगर कुछ नहीं चुकेगा तो देश बेच के, क्या घर बेच के चुकाएगा, लेगा कोई दिया है तो। उसी प्रकार से क्या होता है कि अगर कोई नेता, आपका बड़ा नेता अगर देश के चलाने के लिए उधार लेता है तो पैसा हम पर टैक्स के रूप में आता है, कर्ज बढ़ता है, इन मतलब होता है ना कि सामान का रेट बढ़ गया, टैक्स के रूप में बढ़ा दिया जाता है जिससे कि वो चुकाया जाए। अगर वो प्रधानमंत्री खत्म हो जाएगा, कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं चुकाएंगे, तो यहाँ के सामान पर वो कब्जा कर लेगा और हमसे क्या करेगा, गुलाम कर लेगा। जैसे कि अंग्रेज लोग किया था, आपको पहले कर्ज खूब दिया, देते गया, जब आपके पास पैसा न रहा था कि हमारे 2 पैसा, तो अंग्रेज मांगा पैसा है, आपके पास पैसा है ही नहीं। जब पैसा नहीं है तो कैसे काम होगा। तो राजा कहा कि तो भाई हमारा तो पैसा नहीं है, ये बुझाई से करिए। तो कहा कि आपका जो राज्य है मेरे गुलाम में, हम जैसे चाहें वैसे चलाएंगे, तो गुलाम हो गया। तो वैसे ही देश हमारा गुलाम होता है, सिंपल सा शब्द में। अब प्रति व्यक्ति आय के बात समझते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया है, उसको ध्यान में रखिएगा। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय कितना है, कहाँ गाय, सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 4,53,000 रुपया है, इससे अधिक वह विकसित देश है। और वह देश जिनके प्रति व्यक्ति आय 37,000 है उसे विकासशील। और उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी और भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता था। कहा गया क्या 2006 में जब कैलकुलेशन किया गया था तो बताया गया क्या, एक मेजरमेंट किया गया कि लगभग अगर 4,53,000 के आसपास या उससे अधिक का इनकम है तो वो विकसित देश में आएगा। अगर 37,000 के आसपास का है तो विकासशील में था। लेकिन जब उस समय गणना किया गया था तो भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था, 28,000 था। तो न वो विकासशील था और ना ही वो विकसित था, उस समय अविकसित था। अभी हमारा देश भले क्या कहते हैं विकासशील में गिनती में आता है, लेकिन उस समय विकसित नहीं, वह अविकसित के क्या कहते हैं कैटेगरी के अंतर्गत, श्रेणी के अंतर्गत आता
था, अब तो कुछ सुधार आया है, ऐसा बात नहीं है। अब आते हैं मानव विकास सूचकांक। तो यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई थी। पहली मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर एवं स्वास्थ्य स्थिति प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की गई थी। बोला गया है क्या कि सबसे पहले पूरे विश्व में मानव विकास का सूचकांक यानी एक लिस्ट तैयार किया गया कि विकसित कौन है। तो विकास का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं तौला जाता है, शिक्षा के आधार पर भी, पैसे के आधार पर भी और जनसंख्या के भी आधार पर होना चाहिए। ठीक है, शिक्षित, अगर आपके पास खूब पैसा है लेकिन क्या कहते हैं शिक्षा नहीं है तो विकसित कहलाएंगे? किसी के यहाँ खूब पैसा है लेकिन सब अनपढ़ है, आपस में लड़ रहा है, तो उसको विकसित कहेंगे? नहीं कहेंगे। विकसित का मतलब समुचित विकास, वह आर्थिक रूप से ही विकसित हो, मतलब पैसा भी उसके पास हो, सामाजिक रूप से भी यानी समाज में भी एक अच्छा इज्जत हो, शिक्षित भी हो सब कुछ, और इसके साथ साथ क्या होगा मानसिक रूप से भी सही हो, तभी उसे एक स्वस्थ क्या कहते हैं शिक्षित और डेवलप व्यक्ति कहते हैं। अब एक व्यक्ति अपंग है, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसको विकसित कहेंगे? पैसा रह के कौन काम आएगा जब उसको कोई काम में खर्चे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो विकसित का मतलब नहीं। तो सबसे पहले महबूब उल हक ने तैयार किया था यूएनडीपी द्वारा, और उसमें 3 स्तर लिए, शिक्षा के आधार पर, आपके जीवन के आशा के आधार पर, जीवन स्तर, तीनों के आधार पर उसने क्या किया, प्रति व्यक्ति आय का सूचकांक तैयार किया गया था। उसके लिए अलग अलग टर्म दिया गया है, कैसे 0 से 1 तक गया था, इसको ध्यान में रख लेना है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट वही चीज बात तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना क्या होता है? तो आधारिक संरचना उन सुविधाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायता होता है। वे सभी तत्व जैसे परिवहन, संचार, बिजली, स्कूल, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार पर है। चलिए इसको हम लोग बड़ा सिंपल सा तरीका से समझते हैं। समझ लो कि आप लोग, चलो अमन कुमार आईएएस अफसर बन गया, तब आईएएस अफसर बन गया तो कितना तिलक लेगा? 50 लाख में हो जाएगा रे। आईएएस अफसर बनेगा तो 50 लाख में कहेगा, कोई लड़की वाला आएगा कहेगा कि 50 लाख में अमन शादी करेगा, तो कि हाँ ये तो रातें भर में एक टेबल के नीचे से ले लेंगे। तो मान लेते हैं इसको 1 करोड़ रुपया तिलक है, ये को क्या कहते हैं मस्त क्या होता है BMW गाड़ी है। ठीक है, या ज्यादा अगर बढ़िया रईस घर से शादी हो गया तो क्या कहते हैं वो हेलीकॉप्टर मिल गया, अपना हेलीपैड। अब सोचो जो 1 करोड़ रुपया तिलक एगो हेलीकॉप्टर देगा तो उसका हैसियत कितना होगा। लेकिन अभी अभी ताजा ताजा क्या कहते हैं अमन बना है क्या, आईएएस अफसर, तो इसका घर क्या होगा और इसका गांव क्या होगा, जहां उसका पैतृक घर होगा गांव वही ना होगा। अभी तो ज्वाइनिंग नहीं किया है, या ज्वाइनिंग भी किया तो तुरते का कहीं से अलादीन का चिराग आया कि घर बन गया, नहीं ना। तो इसके यहाँ देखा देखी हुआ, इसके घरे गया, घरे जैसे ही गांव में उतरा तो कहा कि हम तो हेलीपैड मांगी था बउआ, तो कहाँ उतारी बा, तो कि तभी तैयार न होलक हेलीपैड, कहाँ हेलीकॉप्टर उतारबा, अभी रह दीजिए, तिलके में दीजिएगा तैयार होगा तो यो लड़का वाला आया 4 व्हीलर से अपना, और जैसे ही गांव के आगे ही बढ़ा तो क्या कहते हैं बड़का गड्ढा, ओकरे में गाड़ी फॉर्च्यूनर फंस गया। फिर गाड़ी तो फंस गया, ड्राइवर निकाल रहा है, वहां से लड़की वाले पैदल निकले, जैसे ही गांव में उतरे तो क्या कहते हैं गांव के आगे नली बह रहा है, तो वहां तो भाई वीआईपी होगा, ऐसो स्टेटी करके निकलेगा, कहा कि क्या अमन बाबू तो आप एसपी हैं, आईएएस बन गए हैं, न तो आपका गांव ऐसे है, लेकिन घबराइए मत, अब तो बन गए तो चकचका देंगे। ऐसे ही आगे गया तो इसकी मम्मी क्या कहते अभी तो तैयार होवे नहीं किए है, और इसकी दादी ऐसे घूघा तान के बैठल है, आ जाए कि हो आंटी ये कौन है, तो कहेगा कि कौन बूढ़ी औरत है, वो तो अमीर है। अरे एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो करते करते क्या होगा, आप घरे गए तो लड़की वाला कहा कि भाई तो पैसा लड़का आईएएस अफसर है लेकिन बड़ा दिक्कत है, तो उसका विकास में दिक्कत हो, समझदार होगा तो कहेगा कि चलो भाई शादी कर लिया जाए, आईएएस अफसर तो बनाइए लेगा, चाहे इसको हम दे देंगे,
लेकिन अगर क्या होगा, मूर्ख फैशनदार होगा तो कहेगा कि नहीं, हम इसके यहाँ शादी नहीं करेंगे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे समझाने आधारिक संरचना कि अगर एक आपको भले पैसा आ गया लेकिन आपका बढ़िया घर नहीं है, आपका रहने का लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आपका बोलचाल अच्छा नहीं है, जाने के लिए आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन घर से निकलते हैं बाजार में तो साइकिल से निकलते हैं, करोड़ों रुपया है और आप क्या कहते हैं, चप्पल पहनना ही नहीं, ऐसे निकले हैं, गमछिए पहन के निकल गए रोड पर। ठीक है, गमछियों पहनिए तो पैसा वाला है तो ब्रांडेड गमछी पहनिए, है ना, लोकल पहनिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो उसको कितना भी पैसा होने के बाद भी लोग उसको क्या कहेगा, ये क्लिचर आदमी है, उसको समाज में इज्जत नहीं मिलेगा। पैसा खाली रहे से क्या होगा, आपको उस तरह दिखेगा वही बिकेगा। हाँ, आपके पास पैसा नहीं है, ज़्यादा शो ऑफ भी करिएगा तो भी दिक्कत है, पैसा के साथ साथ शो ऑफ भी करना जरूरी, तो आपको समाज में इज्जत। अब इसको क्या कहते हैं, 1 करोड़ लेना है और वहाँ पर वो कहेगा कि हमको तो हेलीकॉप्टर का मांग रहेगा, कि ना करेंगे तो अमन कहेगा ना कि आप तरीके को BMW मिल रहा था वही ठीक था, हेलीकॉप्टर का जब BMW पर संतोष कर लेगा। लेकिन अगर इसका पूरा गांव उतरता, सब चकाचक रहता, हेलीकॉप्टर उतारो, प्लेन उतारो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहता है कि हेलीपैड है, बढ़िया क्वालिटी वाला हेलीकॉप्टर उतारिएगा, है ना। तो ऐसी चीजें होती है। आज ऐसा नहीं है, हमारे इधर बगल में क्या दौलतपुर गांव, वहाँ पर देखो कि क्या कहते हैं, एक से एक रईस आदमी है, एक से एक IAS IPS अफसर है, तो उसका लाइफ स्टाइल बदल जाता है, एक शान का जिंदगी होता है। एक कभी कमिश्नर ऑफिस गए हो पटना में, कभी कमिश्नर ऑफिस जाके देखो, उसके आवास पे जाके देखो, समझ में आएगा कि उसका लाइफ क्या है। दूर से देखो, कभी अंदर भी जाने का मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका एगो जो दरबान होता है ना, बड़ा सा मूस जैसा रख ले रहेगा, उसको दाढ़ी बनाने का भी सरकार पैसा देती है, उसके शरीर के हिसाब से पर्सनैलिटी, उसके बॉडीगार्ड, कमिश्नर के बॉडीगार्ड का। तो आइए, सबसे IPS का क्या एक अलग रुतबा ही होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले पढ़ना होगा, ऐसी नहीं बनेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि देश का विकास, आपके पास देश के पास कितना भी पैसा हो लेकिन विकसित तब माना जाएगा जब आपके यहाँ क्या कहते हैं, परिवहन व्यवस्था अच्छा हो, सड़क की अच्छी व्यवस्था हो, रहन सहन अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, कंपनियों की कोई कंपनी नहीं हो, हर एक व्यक्ति के पास रोजगार हो, सबके पास क्या कहते हैं, हर तरह का जीवन शैली सुंदर हो, कोई किसी को थोड़े थोड़े पैसे के लिए तरसना न पड़े, तब न कहेंगे कि वो देश विकसित है। आपसे तो लॉजिक यही है कि देश विकसित है, और आपके देश में क्या कहते हैं, ना बढ़िया नली है, ना सड़क है, ना क्या कहते हैं शिक्षा की कोई व्यवस्था है। आज भी स्कूल में जा रहे हैं तो मास्टर का टांग पसार के सूतल है और लड़कन उन्हें गीत गा रहा है, तो कहिएगा कि हमारा बिहार अच्छा है, हमारा भारत अच्छा है, नहीं ना। एजुकेशन की व्यवस्था को सुधारा जाए। सरकार कहेगा कि, सरकार कह रहा है कि, अभी की बात बता, सरकार कह रहा है कि हम सवेरे 9 बजे से शाम के 4 बजे तक रखेंगे, 75% अटेंडेंस रखेंगे, और 9 बजे से 4 बजे तक मास्टर बैठ के घूम रहा है और लड़कन क्या कहते हैं, गली में खेल रहा है, पढ़ाई हो रहा है। आज आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटअप एग्जाम हो गया। सेंटअप एग्जाम का मतलब क्या होता है कि आपका उसके हिसाब से आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया। क्या स्कूल ने सिलेबस खत्म कर दिया, बुलाते रह गया, समय बर्बाद कर दिया, तो ना पढ़ाता है और ना ही लोग क्या कहते हैं सिलेबस खत्म करता है, लोगों का सिर्फ समय बर्बाद करा। हर बच्चे लेट से आते हैं, सर क्या करें, 4 बजे से छुट्टी देते हैं, सर 4:30 बजे छुट्टी देते हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप बुला रहे हैं, हम लोग 2 घंटा पढ़ा के उसका सिलेबस खत्म करे, ढंग से पढ़ा दे रहे हैं, तो आप 9 बजे से 3 बजे तक भी पढ़ाइएगा ना तो आपका सिलेबस ढंग से खत्म हो जाएगा। लेकिन दिन भर रखे से क्या पढ़ाई हो जाता है। जो 2 घंटा का होमवर्क बच्चा पूरा करने में हालत खराब हो जा रहा है, आप 9 से 3 बजे तक रख रहे हैं, 4 बजे तक तैयार सबके होमवर्क पूरे हो जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए कभी क्लासेस में आप टीवी चालू करा दिए, कभी किसी को गेम खिलवा दिए, कभी पढ़ो चाहे नहीं, अपना अपना टीचर अपना मगन है और लेकिन अपना मगन है। क्लासेस का रूल होना चाहिए कि प्रत्येक टीचर का जैसे ही क्लास में एंट्री हो उसका मोबाइल जमा कर दो, ये रूल्स है। लेकिन पढ़ो रे, मोबाइल से बतिया रहा है। कोई इमरजेंसी के लिए ना है कि भाई आप काम करने के लिए ना गए हैं तो आप वहाँ मोबाइल पे लगा रहिएगा, लेकिन अपना मोबाइल पे लगल है। जैसे इसके पास ये स्कूल में गया था, क्लास में पढ़ रहा था, तो क्लास में अच्छा देर आज हमसे बात कर, बाद में सोच रहे थे उस क्लास का क्या कहते हैं पैटर्न क्या होगा जब सामने से तुम बात करने जा रहे हो और टीचर उधर से कुछ बोल नहीं रहा, तुम बतियाए में लगल हो। हाँ, तो ये चीजें होती है। अब क्लासेस में हम मान लेते हैं आप क्लास ले रहे हैं, आप लगातार क्लास में बैठ के बतिया रहे हैं, तो हम डांट नहीं देंगे, तो ये चीजें होती है। तो
पैसा खर्च करने से अनुशासन होना जरूरी है पढ़ाई का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए ये सारी सुविधाओं का होना, आधारिक संरचना का मतलब कि किसी देश के विकास के लिए शिक्षा आपका होना चाहिए अच्छा, आपके पास क्या होता है परिवहन की व्यवस्था होना चाहिए, रहन सहन अच्छा होना चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, और रोजगार भी हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, खान पान की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि देश मेरा विकसित है और लोग भूखे मर रहा है, तो उसको विकसित नहीं कहेंगे। विकसित का मतलब हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, और रोजगार होगा तो भूखा मरेगा ही नहीं। आज हमारे देश में कई सारे युवा पढ़ लिख के बैठ के क्या कहते हैं बेरोजगारी का शिकार है। और कुछ बच्चे जो झूठमुठवा पढ़ लिख रहे हैं कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे बिहार में चोरी से पास लोग करता है। टाइट कर दे एग्जाम, 1 साल फेल होगा, 2 साल फेल होगा, 3 साल फेल होगा, पढ़ाई छोड़ देगा, या तो पढ़ो या तो पढ़ाई छोड़ दो। चोरी से क्यों पास हो जाओगे? कहने को कि हम क्या कहते हैं ग्रेजुएट हैं और आपको किताब नहीं। हमारे बिहार में है कि बहुत सारे बच्चे अभी हमारे पास 12th में पढ़ रहे हैं, अभी सवेरे 11 बजे आओगे तो देखोगे उसको किताब नहीं पढ़ने आता है इंग्लिश का। मैट्रिक तो पास हो गए, इंटर में अब कैसे होगा? तो जिस समय आप 8 में थे, 9 में थे, तो आप नहीं पढ़ते मैथ, नहीं कुछ पढ़ते, पहले किताब पढ़ला तो सीख लेते। ये चीज़ें होती थी, सब कमियां जो है नहीं सुधरेगा तो शिक्षा नहीं सुधरेगा, जब शिक्षा नहीं सुधरेगा तो रोजगार कहाँ से आएगा? जो व्यक्ति शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा, वाकई में ईमानदारी से पढ़ा है, तो बेरोजगार नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा, कैसे ही अपने हिसाब से कमा लेगा। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण हमारे बिहार में क्या है कि शिक्षा तो है लेकिन उत्तम शिक्षा नहीं है। लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही डिग्री लिए जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का कोई मीन्स नहीं है। तो विकास चाहिए तो शिक्षा को अच्छा करना होगा। सिर्फ झूठ मूठ के दिन भर बुलाने से कुछ काम नहीं होने वाला है। अगला है बिहार के विकास की स्थिति। तो बोला गया है कि बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। यह बिहार जहां पर गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर ने शांति का संदेश दिया था, चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, चलिए जो भी रहे इसको लिख लीजिएगा। हमारा बिहार जो है वह क्या कहते हैं विद्वानों का, इसमें नो डाउट, लेकिन सिर्फ किसी एक के विद्वान होने से पूरा बिहार विकसित हो जाएगा? बाकी में एक समय था कि बिहार के, आज भी बिहार में ऐसे ऐसे टैलेंटेड हुआ हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण, बढ़िया सुविधा न होने के कारण, पिछड़ा सोच के कारण बच्चे का पढ़ाई, बच्चे छोटे में सिमट के रह जाता है। बच्चा मैट्रिक इंटर जाते जाते, तेज विद्यार्थी हैं, वो क्या कहते हैं इंटर में किसी को मैट्रिक में ब्याह हो गया, किसी को 8वीं में ब्याह हो गया, किसी को ग्रेजुएशन भी नहीं किया, ब्याह शादी हो गया। बच्चे के पास नॉलेज था, टैलेंट था, लेकिन उसको पढ़ने नहीं दिया गया। ये पिछड़ा सोच है। अगर बढ़िया सुविधा हो, बढ़िया व्यवस्था हो, बढ़िया क्या कहते हैं रास्ता हो, तो बच्चे चाहें तो आगे चल के IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन सकते हैं, लेकिन उसको समय नहीं दिया जाता। तो भगवान बुद्ध का जो हमारा बिहार था, जहाँ पर क्या कहते हैं इतने सारे महान पुरुष के का नाम गिनाया गया है, लेकिन उनको देख के लोगों ने क्या किया, कभी सीखा कुछ? ज्ञान की, भगवान बुद्ध को क्या कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर उनको ज्ञान के लिए उन जगह जगह न भटकते, उनको समय नहीं दिया जाता, घर कहते कि तू घर ही रह, गोड़ हाथ बांध के रख लेते, तो कभी ज्ञान की प्राप्ति होती? महावीर जी अगर क्या कहते समय नहीं देते तो क्या कभी वो उनको शांति की प्राप्ति होती? शांति का संदेश देते। अगर क्या कहते गुरु गोविंद सिंह की बात किया, चंद्रगुप्त की बात की जाए, अशोक की बात की जाए, ये सारे लोग महान थे, लेकिन सबको समय दिया गया आगे बढ़ने के लिए। अगर उसको समय नहीं दिया जाता तो सारे लोग एक आम व्यक्ति होते हैं। आम से खास होने में क्या होता है, समय लगता है। उन सारे गार्जियन को ये समझना होगा कि हर बच्चे आम नहीं होते हैं, खास होते हैं, लेकिन आम से खास होने के लिए सही मार्गदर्शन और समय, ये दोनों चीजों की जरूरत है। पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे का तो थोड़ा बहुत अड़चन है, मेन है समय और बच्चे का इंटरेस्ट जगाना, उसको बढ़िया से मोटिवेट करना कि बाबू रे तुम पढ़ो, तुम रास्ते को। हाँ, जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, जो बच्चे, तो उसको सही रास्ते पे ना, उसको शादी ब्याह कर दो अलग। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उसे आगे बढ़ने दो, उसे रोको नहीं। यही होना चाहिए। बिहार के पिछड़ेपन के सारे कारण हैं जो कि हम लोग जानते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव बिल्कुल है, न यहाँ पर शिक्षा है अच्छा, न रहन सहन अच्छा है, न क्या कहते हैं किसी का बोलचाल, न क्या कहते हैं कोई भी क्वालिटी अच्छा है, न मेडिकल अच्छा है। मेडिकल में भी जाओ तो जहाँ पर जाओ तो ऐसी आदमी को पार देता है, कोई इलाज की व्यवस्था ही नहीं है। कृषि पर निर्भरता, लगभग लोग खेती करते, बिजनेस कम है यहाँ पर। उसके बाद औद्योगिक पिछड़ेपन, बाढ़, सूखा, सब कुछ, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो हमारे देश में, हमारे बिहार के लिए क्या कहते हैं पिछड़ेपन का कारण है। लेकिन इसमें 2-3 कारण हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा, बाढ़ और सूखा।
हर साल जानता है हमारा देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जानते हैं कि बाढ़ और सूखा आता है, उसका प्रॉपर व्यवस्था कर दिया जाए तो बाढ़ सूखा इस तरह से नहीं आएगा। लेकिन नेता कहेगा कि बाढ़ सूखा का व्यवस्था अगर हम कर देंगे ना तो बाढ़ सूखा आएगा, तो हर साल बाढ़ों में पैसा कमाते, बाढ़ों के फंड आता है, सूखा के फंड सब कैसे गायब करेंगे। गरीबी लोग जान रहा है तो गरीबी के लिए क्या कहते हैं, उद्योग लगाओ, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म तो गरीबी खत्म होगा। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो समझेंगे कि जनसंख्या बढ़ने से किस तरह से लॉसेस है अपने हुआ। और शिक्षित के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सामाजिक ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज, और बाकी में एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षित कहलाता है जब उसके अंदर शिक्षा समझ। डिग्री लेने से कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग सिर्फ क्या कहते हैं, डिग्री लेकर दिन काटते हैं, लेकिन डिग्री वाले को नहीं बात है, ज्ञानी की बात जो क्या कहते हैं पढ़ के डिग्री लिए हैं, पढ़ के पास हुए हैं। अगर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन अगर करते हैं, पढ़ के जो पास होता है उसके पास नॉलेज का भंडार। लेकिन कोई होता है, कोई गचने वाला नहीं है कि हम क्या कहते हैं चोरी से पास करेंगे। तो आप लोग भी की बात कर रहे हैं, जब टेस्ट में ले रहे हैं तो 20 नंबर 22 नंबर 25 नंबर आ रहा है, 7 दिन पहले क्वेश्चन आउट हो रहा है, फिर भी तो कहाँ से उम्मीद रखते हैं कि आप वहाँ पर क्या कहते हैं पास होंगे। आप यहीं तो टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं, तो वहाँ तो पहले ही फेल है, तो वहाँ पास होंगे तो या तो चोरी से या तो क्या कहते हैं माता की कृपा से। नॉलेज से नहीं पास होंगे। नॉलेज से पास होना है तो यहाँ पे टेस्ट पे बढ़िया नंबर ला के दिखाइए। यहीं पे तो हम देख ले रहे हैं आपका क्या क्वालिटी है। हम ये भी नहीं चाह रहे हैं किसी का क्रॉस लगे, लेकिन जो वास्तविकता है उसको पहचान करवा रहे हैं कि अच्छा होने के लिए खुद तो अच्छा हो जाइए। आप खुद से आंकिए कि हमें क्या कमियां हैं, अभी भी टाइम बच रहा है, सुधारिए। लेकिन नहीं, वही चीज हो रहा है। आगे की ओर आते हैं, पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। जनसंख्या पे नियंत्रण, कृषि को तेजी से विकसित करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, जो चीजें हैं उसका विपरीत कर दीजिए। जो उसका विकास का न कारण था, विकास करना है तो सबको बदलना होगा। ये सारी पॉइंट्स को आप याद रख लीजिए, आपका क्या होगा, बिहार विकसित हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इन सभी को सही करने के लिए क्या कहते हैं, बिहार में एक अच्छे नेता की जरूरत है, जो कि अभी भी बिहार में नहीं है। एक अच्छे नेता को जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना चाहता हो तो वो करेगा। बाकी जो ऐसे आ रहा है, तो आज के डेट में अच्छा नेता को तो कोई पूछवे नहीं कर रहा है। यहाँ तो गांव में मुखिया के लिए खड़ा होगा तो कहेगा कि वो मुखिया जी खर्चा करे वाला दिन इनका वोट दे, खर्चा न कर दिन इनका वोट कैसे देगा। इस तरह की बातें आती है। अब आते हैं देश के आर्थिक विकास में बिहार की क्या भूमिका है। तो बोला गया है कि बिहार देश का एक बड़ा राज्य है जो भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक महत्व रखता है। यदि भारत का विकास करना है, भारत को विकास करना है, तो बिहार का विकास जरूरी है। यानी कि अगर बोला गया है कि सिंपल बात है कि हमको विकसित करना है तो हमको क्या करना होगा, हमारे पूरे शरीर को विकसित करना होगा। अगर हमारा हाथ विकसित करे और पैर विकसित न करे तो हम लंबा हो जाएंगे। एक छोटा बच्चा जो क्या कहते हैं 5 साल का, उसका सिर्फ हाथे बढ़े, दिमाग न बढ़े, गोड़ न बढ़े, या हाथ गोड़ बढ़े दिमाग न बढ़े तो विकसित कहलाएगा। विकसित कहलाएगा कब, जब उसका हाथ भी बढ़े, पैर भी बढ़े, दिमाग भी बढ़े, हर चीज का चीज बढ़े, तब न क्या कहते हैं उसको विकसित कहा जाएगा। तो बोला गया है कि अगर भारत देश को विकसित करना है तो भारत का एक अभिन्न अंग क्या है, बिहार है। तो बिहार विकसित होगा तो भारत भी क्या होगा, विकसित होगा। क्योंकि बिहार हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी। कृषि जनित उद्योग, ये क्या होता है, तो ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित होते हैं, जिनका उत्पादन कृषि क्षेत्र में होता है। जैसे कि क्या कहते हैं, आप चावल से संबंधित कोई उद्योग करते हैं, आप गेहूं से संबंधित कोई उद्योग करते हैं, फल फूल से संबंधित उद्योग करते हैं। कई लोग क्या कर दीजिए, कई लोग हमारे बिहार में ऐसा है जो 2 बीघा 4 बीघा जमीन 10 बीघा जमीन उसका है देहात में, और वो कुछ नहीं कर रहे। पूरा चल जाओगे हाजीपुर साइड तो पूरा क्या है, केला ही केला है, ठीक है। कहीं पे चल जाओगे तो आम के बगीचा है, कहीं पे चल जाओ तो क्या है, लीची ही लीची है, ठीक है। तो भी एक कृषि और क्या है, इनकम का स्रोत है जिससे कि विकास होता है। कई जगह पे है ऐसा। तो आज के क्षेत्र में कृषि भी एक उद्योग है, अगर बढ़िया से व्यवसाय किया जाए। कई लोग ऐसे जो 100 बीघा 150 बीघा में 50 बीघा में खेती करते हैं। प्याज भी एक उद्योग है, प्याज 20 बीघा 30 बीघा में रोप रहा है, साल में लाखों रुपया कमा रहा है। तो कृषि भी एक बहुत बड़ा उद्योग है अगर ढंग से किया जाए तो। और उसके लिए क्या कहते हैं, हमारा है नरेगा।
ग्रामीण रोजगार देने के लिए यह एक राष्ट्रीय योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी आधारित है। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार माना जाता है। नरेगा क्या है? सुने होंगे हाल फिलहाल में ई श्रम कार्ड बन रहा था, सबके अकाउंट पर शायद 5,000 की 2,000 रुपया आ रहा था। इस श्रम कार्ड इसलिए जिसके पास श्रम कार्ड है उसको नरेगा के तहत साल में 100 दिन उसको काम देना होगा और उसके लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय कर दी कि उसको 500 रुपया का कम से कम रोजगारी मिलना चाहिए। 600 रुपया शायद, तो 600 रुपया यानी कि आपको 365 दिन में 100 दिन काम मिलेगा नरेगा के तहत। अगर 100 दिन काम मिलेगा तो आप क्या कर दीजिए, 600 को 6 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 600 के 100 से गुना कर दिए, गड़बड़ा गया 3600। अरे ये 100 है और इसको 600 से गुना करना है तो 6 1 2 3 4 60,000, यानी कि 60,000 रुपया का तो सरकार आपको दे दिया। कैसनो किस्मत खराब होगा तब 50 दिन आपको बाहर से भी काम मिल जाएगा, तो वहां भी 600 जो जोड़ लीजिए, तो 600 को 50 से तो यानी कि 30,000, यानी 90,000 रुपया आप लगभग क्या कहते हैं कितनों कम से कम कमाए, तो कम से कम भूखा तो नहीं न मरेगा। तो मजदूर वर्ग को यह सहायता दिया गया। उसके अलावा आप चाहे तो अपना सुधार और खुद कर सकते हैं। तो सरकार ने नरेगा एक ऐसी योजना तैयारी जिसके तहत लोगों को क्या कहते हैं कम से कम 100 दिन, अगर ऐसा हो व्यवस्था जिसके तहत कहीं कहीं पे क्या होता है, कैसे होता है, कहीं पे ढलैया होता है, सरकारी ढलैया होता है, कहीं पे नल जल योजना बनता है, तो उसमें इस श्रम वाले को ही रखना होता है, जिससे कि उसको कहीं पे वृक्ष रोपने का काम चल रहा है तो नरेगा के तहत होता है। तो ये जो बहुत बड़ी संस्था है, आज नरेगा के तहत देखना जीविका वगैरह में लोग पेड़ लगाना ये सब का काम हो रहा है, तो रोजगार मिलता है। और सरकार का नीति इसलिए बनाया गया था कि अगर बेरोजगारी हो तो कुछ हद तक बेरोजगारी को दूर किया जा सके। तो इस तरह से हमारा क्या था, ये पूरा चैप्टर था। ठीक है, इसके आगे भी कुछ है, हमको तो लगता है कि नहीं होगा, नहीं है।